आइए इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे शुरुआती इंसान बर्फ से ढकी धरती पर भटकने वाले बंजारों से आधुनिक और जटिल समाज के निर्माता बन गए। ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में हमारे पूर्वज खानाबदोश शिकारियों की तरह रहते थे। एक ऐसी कड़ी सच्चाई जहां हर एक दिन, जी हां, हर एक दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक भयंकर जंग थी। न कोई ठिकाना, न भाषा। जिंदगी बस जानवरों का पीछा करने और उस जमाने वाली सर्दी से किसी तरह खुद को बचाने का नाम थी। अगर इस समय चक्र पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये उस महाप्रवास का 70,000 साल लंबा सफर था। कैसे इंसानों ने लाल सागर पार किया, अरब के रास्ते चले और लगभग 65,000 साल पहले उनके कदम भारतीय उपमहाद्वीप की उपजाऊ धरती पर पड़े, बिल्कुल एक नए आगाज की तरह। और फिर अचानक एक बड़ा बदलाव आया। लगभग 12,000 साल पहले आइस एज यानी हिमयुग का अंत होने लगा। इस होलोसीन युग में बर्फ पिघली, घाटियां हरी भरी हुईं और नदियां आखिरकार एक निश्चित समय पर बहने लगीं। मौसम का मनमौजीपन खत्म हो गया था और स्थिरता ने हमारे पूर्वजों को लगातार भागते रहने की बजाय रुककर कुछ नया सोचने का सुनहरा मौका दे दिया। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये हुई कि इंसानों ने अचानक गौर किया कि मिट्टी में गिरा हुआ बीज अगले मौसम में फिर से उगाता है। बस इस एक छोटी सी खोज ने सब कुछ बदल दिया। हर दिन शिकार के पीछे भागने की आदत अब भविष्य के भोजन की योजना बनाने में तब्दील हो रही थी। कैसी कमाल की बात थी ये। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर मौसम और नदियाँ दोनों ही स्थिर है तो आखिर लगातार भटकते क्यों रहना? इस गहरे एहसास ने थकन भरी खानाबदोश जिंदगी और एक ही जगह टिक कर रहने के विचार के बीच एक ठोस पुल बना दिया। इंसान अब शिकार के बाद किसी एक ही जगह रुकने लग गया था। अब आते हैं इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर, मेहरगढ़ का चमत्कार। ये नया पड़ाव हमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले आता है। आज के समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यहीं पर खेती की सबसे ठोस नींव रखी गई थी। साल था 1974। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रांसवा और उनकी पत्नी कैथरीन जरीज बलूचिस्तान की एक धूल भरी घाटी में खुदाई कर रहे थे, जहां दिन का तापमान आराम से 45 डिग्री तक चला जाता था। अचानक एक दोपहर एक मजदूर का औजार किसी कठोर चीज से टकराया। उस मिट्टी के नीचे से जो उभर कर सामने आया, उसने सच में इतिहास की किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और वहां क्या मिला? दुनिया के सबसे पुराने किसान गांव में से एक, पूरे 9,000 साल पुराना। वहां मिट्टी और ईंटों से बने स्थायी घर, अनाज भंडारण के गड्ढे, जले हुए गेहूं और जौ के बीज और पालतू भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली। मतलब अब इंसान सिर्फ जानवरों और मौसम का शिकार नहीं रहा था, बल्कि वो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। यहाँ सबसे अहम बिंदु समझने वाला ये है कि मेहरगढ़ के उन प्राचीन लोगों ने सिर्फ मिट्टी में बीज ही नहीं फेंके, उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी चुनिंदा खेती का तरीका सीख लिया था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी फसलें उगाना शुरू किया जो ज्यादा अनाज देती थीं। हालांकि ये शुरुआती ज्ञान पश्चिम के फर्टाइल क्रेसेंट से आया था, पर इन किसानों ने इस ज्ञान को पूरी तरह से अपनी भारतीय मिट्टी और मौसम के अनुरूप ढाल लिया था। जलवायु के अनुकूल ढलना और खेती का विस्तार। मेहरगढ़ से शुरू हुई खेती की ये चिंगारी अब अकेले नहीं जल रही थी। ये चिंगारी अब भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल और अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगी थी। अगर यहाँ गौर करें तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों ने खुद को इस बदलाव के हिसाब से ढाला। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में देख लीजिए, बाढ़ का पानी उतरने के बाद गीली मिट्टी में दुनिया के सबसे पुराने चावल उगाए गए। कश्मीर के जमने वाली ठंड वाले बुर्जा होम में लोगों ने जमीन के नीचे गर्म गड्ढे वाले घर बनाए और दक्षिण में कड़ी धूप होने के बावजूद बाजरा और तिल उगाकर सूखी खेती में महारत हासिल कर ली। सच में कमाल का अनुकूलन था ये। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक वैश्विक कृषि क्रांति। ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इतना बड़ा बदलाव किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं था। ये पूरी दुनिया में एक ही वक्त पर हो रही मानवता की एक बड़ी जागृति थी। दुनिया भर के हालात देखें तो पता चलता है कि इंसानों ने हर जगह अपने दम पर भौगोलिक चुनौतियों को पार किया।
चाइना की घाटियों में चावल और बाजरा उगाया। मेक्सिको में एक जंगल की घास को सालों की मेहनत से उस मक्के में तब्दील किया गया जिसे आज हम खाते हैं। और दक्षिण अमेरिका के ऊंचे एंडीज पर्वतों की बर्फीली ठंडी हवाओं में आलू और कीनवा उगाए गए। इन लोगों का आपस में कोई संपर्क नहीं था, फिर भी चमत्कार बिल्कुल एक जैसा था। संगठित समाज का जन्म। यहाँ एक बहुत ही निर्णायक बिंदु सामने आता है। आखिर अनाज के इस अतिरिक्त भंडार ने इंसानी रिश्तों, कार्यशैली और समाज के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल कैसे दिया? इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ तो उसे कीड़ों और बारिश से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन और गोदाम बनाए गए। फिर इस भंडार ने व्यापार को जन्म दिया। लोग एक दूसरे से सामान बदलने लगे, और जब अनाज सब तक व्यापार के जरिए पहुंचने लगा तो इसका सीधा सा मतलब था कि अब हर किसी को दिन भर किसान बने रहने की जरूरत नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ श्रम विभाजन, यानी अलग अलग कामों का बंटवारा। अनाज के ये विशाल गोदाम दरअसल प्राचीन काल के सबसे पहले बैंक बन गए थे। मोहेंजो-दारो जैसी जगहों पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म वाले ऐसे बड़े गोदाम मिले हैं जो हवादार थे, ताकि अनाज बिल्कुल सड़े नहीं। अब सीधी सी बात है, जिसके पास इन अनाज के गोदामों का नियंत्रण था, असली सत्ता यानी पावर उसी के हाथ में थी। यहीं से प्रशासन और नियम का पहला रूप उभरकर सामने आया। मिल्लुहा, ये छोटा सा शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। ये हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन मेसोपोटामिया नाम था। उनके शिलालेखों में इस नाम का मिलना साबित करता है कि अनाज के इन अतिरिक्त भंडारों ने सिर्फ गांव नहीं बसाए थे, बल्कि हजारों मील दूर बैठे दो अलग सभ्यताओं के बीच विश्वास के पुल और विशाल व्यापारिक नेटवर्क खड़े कर दिए थे। दुनिया सच में एक दूसरे से जुड़ने लग गई थी। कला, संस्कृति और विश्वास। सफर के इस आखिरी हिस्से में देखते हैं कि जब पेट भरा हो और घर सुरक्षित हो तो आखिर क्या होता है। तब इंसान के पास आसमान में तारों को देखने और आराम से अपने भीतर झांकने का समय होता है। फुर्सत ही आखिरकार कला को जन्म देती है। साल 1957, आर्कियोलॉजिस्ट बीएस वकांकर एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में भीमबेटका के पास कुछ ऐसी आकर्षक चट्टानें देखी जो उन्हें तुरंत अपनी ओर खींच लाईं। और जानते हैं उन्होंने वहां मिट्टी और पत्थरों के बीच क्या खोजा? 700 से ज्यादा ऐसी गुफाएं जिनकी दीवारें हजारों सालों की कलात्मक अभिव्यक्ति से भरी पड़ी थीं। बिल्कुल हैरत अंगेज। इन प्राचीन गुफा चित्रों के रंगों पर ध्यान देना काफी दिलचस्प है। लाल रंग के लिए 60% हेमाटाइट यानी गेरू का इस्तेमाल हुआ और सफेद के लिए 40% चूना पत्थर। इन प्राकृतिक खनिजों का इस्तेमाल करके प्राचीन लोगों ने अपनी बदलती जिंदगी को उन दीवारों पर उकेर दिया, शिकार करते हुए, नाचते हुए और फसलों का जश्न मनाते हुए। एक तरह से उन्होंने इन ठंडे पत्थरों को मानव इतिहास के सबसे पहले दस्तावेजों में तब्दील कर दिया था। और प्रकृति की पूजा का जन्म भी ठीक यहीं से हुआ। टेराकोटा की मातृदेवियां वायु, इंद्र, अग्नि और सूर्य। उन्होंने हर उस शक्ति में ईश्वर को देखा जो उनकी खेती और उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी थी। हवा जो सांस देती है, बारिश जो जीवन लाती है, आग और सूर्य जो नई आशा और रोशनी देते हैं। उन्होंने धरती को एक जीवित माता माना और अपना सच्चा आभार व्यक्त किया। वो बीज जिसने हमारे विशाल शहरों का निर्माण किया। ये बात सच में कितनी अद्भुत है ना? मिट्टी में एक बीज गिराकर उसके उगने का थोड़ा इंतजार करने जैसी एक छोटी, सरल और धैर्यपूर्ण क्रिया ने बस जिंदा बचने की जद्दोजहद करते थके हारे लोगों को आधुनिक सभ्यता और इन बड़े शहरों का निर्माता बना दिया। जैसे कि हमारा ये विश्लेषण अब अपने अंत पर है, एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर एक छोटे से बीज को बोने ने मानव सभ्यता की इतनी विशाल नींव रखी, तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर की वो कौन सी नई खोज होगी जो आने वाले 9000 सालों को परिभाषित करेगी। आज का वो पहला बीज आखिर क्या हो सकता है और वो मानवता को आगे कहाँ ले जाएगा? ये सच में गहरा और सोचने वाला विषय है।